नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का आपके अपने लोकप्रिय यूट्यूब चैनल पॉलिटिक्स वाला क्लासेस में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साल्ट फर्स्ट एंड साल्ट सेकंड, जो संधि है यानी स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी फर्स्ट एंड स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी सेकंड। मित्रों, हम अपने मेन पॉइंट पर आएँ उससे पहले यदि हम ये संधियां जो हैं इन संधियों का बैकग्राउंड समझ लेंगे, इनकी पृष्ठभूमि को समझ लेंगे तो इनके बारे में हमें बेहतर जानकारी हो जाएगी और हम इन्हें अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। इसलिए हम मेन पॉइंट पर आने से पहले ज़रा सा पृष्ठभूमि पर विचार करते हैं, पृष्ठभूमि पर चर्चा कर लेते हैं। तो ये संधियां कोल्ड वार के टाइम में कैसे संपन्न हुई, क्यों संपन्न हुई, तब इन चीज़ों के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी हो जाएगी। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो शीत युद्ध है, जो शीत युद्ध था वो 1945 से लेकर के 1991 तक चला, यानी 45 वर्ष तक। ये शीत युद्ध इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो 1945 से लेकर के 1991 तक चला, जो कि टोटल 45 इयर्स होता है। तो मित्रों, शीत युद्ध ये दो विचारधाराओं, दो व्यवस्थाओं, दो व्यक्तियों, दो देशों और दो व्यवस्थाओं के बीच संघर्ष था, जिसमें कि एक तरफ यूएसएसआर, जिसमें कि एक तरफ यूएसएसआर और दूसरी तरफ यूएसए था, मतलब यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, जो कि अब रूस के नाम से जाना जाता है, और दूसरी तरफ था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो मित्रों, ये जो पूरा का पूरा 45 वर्ष तक का जो मतलब एक युद्ध चला, तो ये इसका नाम ही है शीत युद्ध। तो शीत युद्ध एक ऐसा युद्ध होता है जहां वास्तव में युद्ध हो नहीं रहा होता है, बल्कि युद्ध जैसे हालात होते हैं, एक तनावपूर्ण स्थिति होती है जहां एक छोटी सी छोटी घटना कभी भी युद्ध का रूप ले सकती है। तो शीत युद्ध एक ऐसा युद्ध होता है जो युद्ध क्षेत्र में नहीं लड़ा जाता है, बल्कि मानव मस्तिष्क में लड़ा जाता है। ये एक माइंड गेम होता है। तो मित्रों, ये रण क्षेत्र में नहीं बल्कि मानव मस्तिष्क में लड़ा जाने वाला युद्ध है। तो ये 45 वर्षों तक चला और इसी कालखंड में एक देतांत का टाइम आता है, देतांत का टाइम आता है जो कि तनाव शैथिल्य के नाम से जाना जाता है। देतांत देतांत ये एक फ्रेंच शब्द है, ये एक फ्रेंच शब्द है जिसका आशय होता है तनाव शैथिल्य, तनाव शैथिल्य। तो जो ये देतांत का टाइम पीरियड है वो 1969 से लेकर के 1979 तक माना जाता है। तो उसी कोल्ड वार पीरियड में जो 45 वर्षों तक युद्ध चला उन दोनों ग्रुपों के बीच, गुटों के बीच, तो उसी टाइम पीरियड में एक देतांत का टाइम आता है। देतांत फ्रेंच शब्द है जिसका मतलब होता है तनाव शैथिल्य, मतलब जो एक प्रकार की टेंशन रहती है उसमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन हो जाता है, ईज ऑफ टेंशन होता है। तो वहाँ पर क्या हुआ कि जो 69 से 79 का जो देतांत का टाइम पीरियड है, तो इस टाइम पीरियड में यूएसएसआर और यूएसए एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, वो आपस में डिस्कशन करते हैं, चर्चा करते हैं। तो उसी चर्चा के दौरान
ये संधियां संपन्न होती हैं साल्ट फर्स्ट और साल्ट सेकेंड। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो 45 वर्षों तक युद्ध चला कोल्ड वार, उस कोल्ड वार में ये संधियां कब संपन्न हुई, किस माहौल में संपन्न हुई। चूँकि देतांत का पीरियड आया, दोनों शक्तियां मतलब दोनों दो ध्रुव एक दूसरे के दुश्मन थे या एक दूसरे के बीच जो तनाव था, तो वो एक दूसरे के नज़दीक आते हैं और माहौल बदलता है, थोड़ा सा जो तनाव है उसमें कमी होती है, ईज ऑफ टेंशन होता है, तो उसमें ये संधियां संपन्न होती हैं। तो अब हम इस पृष्ठभूमि को बताने के बाद अब इन संधियों पर आते हैं और इन संधियों में क्या प्रावधान था, ये संधियां कहाँ हस्ताक्षरित की गई, इन संधियों पर यूएसएसआर की तरफ से किसने हस्ताक्षर किया, यूएसए की तरफ से किसने हस्ताक्षर किया। तो अब हम इन तमाम सारे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। और मित्रों, ये संधि, ये जो दोनों संधियां हैं, ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। चाहे वो पीजीटी का एग्ज़ाम हो, हायर का एग्ज़ाम हो, यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हो, तो यहाँ से क्वेश्चन बराबर पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। क्योंकि जो निशस्त्रीकरण के संबंध में जो भी संधियां हुई हैं, उस संबंध में इनका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए अब हम आते हैं, इन संधियों पर आते हैं बारी बारी से। तो पहले हम चर्चा करते हैं साल्ट फर्स्ट। साल्ट फर्स्ट स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी फर्स्ट 1972। तो मित्रों, साल्ट का फुल फॉर्म होता है स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी, मतलब हिंदी में ये हो जाएगा सामरिक हथियार परिसीमन संधि, जो कि 1972 में हस्ताक्षरित हुई थी। और यह संधि जो है मॉस्को में हस्ताक्षरित की गई थी 26 मई 1972 को मॉस्को में हस्ताक्षरित की गई थी, हस्ताक्षरित की गई। और इस संधि पर उस समय यूएसए की ओर से जो वहाँ के तत्कालीन राष्ट्रपति थे रिचर्ड निक्सन ने हस्ताक्षर किया। और यूएसएसआर की तरफ से लियोनिद ब्रेजनेव ने हस्ताक्षर किया। तो स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी फर्स्ट 1972 पर 26 मई 1972 को मॉस्को में हस्ताक्षर किया गया। यूएस की तरफ से वहाँ के तत्कालीन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने हस्ताक्षर किया और यूएसएसआर की तरफ से लियोनिद ब्रेजनेव ने हस्ताक्षर किया। मित्रों, संधियां कब हस्ताक्षरित की गई, संधियों पर किसने हस्ताक्षर किया, ये जानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अभी 2021 में जो पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था यूपी में, तो उसमें ये पूछा था एक क्वेश्चन कि जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस 1962 था, क्यूबा मिसाइल संकट 1962, तो उस समय
यूएस का प्रेसिडेंट कौन था, अमेरिका का प्रेसिडेंट कौन था, तो ये क्वेश्चन पूछा था। तो उसमें इसीलिए मैं इन सब चीज़ों का उल्लेख कर रहा हूँ। तो आजकल जो क्वेश्चन पूछने का जो ट्रेंड है, जो संधियों का सन है, वो तो काफ़ी समय से पूछा जा रहा है, लेकिन आजकल क्या हुआ है कि जो संधियों पर किसने हस्ताक्षर किया, किस तरफ से, तो ये भी चीज़ें पूछी जा रही हैं, इसलिए इनको जानना जरूरी है। तो यहाँ पर रिचर्ड निक्सन ने हस्ताक्षर किया इस संधि पर यूएसए की तरफ से, और यूएसएसआर की तरफ से लियोनिद ब्रेजनेव ने हस्ताक्षर किया। और इस संधि का जो उद्देश्य था, जो इस संधि का उद्देश्य था, या ये संधि हस्ताक्षरित क्यों की गई, तो इसका उद्देश्य था कि दोनों देशों के बीच जो न्यूक्लियर आर्म्स रेस है, जो परमाणु शस्त्र की दौड़ है, उसको नियंत्रित करना, उस पर एक प्रकार से रोक लगाना, यही इसका मुख्य उद्देश्य था। और यह संधि, यह ट्रीटी अपने उद्देश्य में काफ़ी सफल भी रही। तो इसका उद्देश्य था परमाणु शस्त्र दौड़ को नियंत्रित करना। वो दौड़, परमाणु शस्त्र दौड़ को नियंत्रित करना। तो ये जो संधि हस्ताक्षरित की गई, इसका मेन उद्देश्य ये था कि जो दोनों सुपर पावर्स उस समय थीं, तो उनके बीच जो एक न्यूक्लियर आर्म्स को लेकर के एक जो आगे बढ़ने की एक प्रकार से होड़ थे, जो आगे निकलने की होड़ थे, उसको नियंत्रित करना था। क्योंकि उस समय ये लोग इस पर बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे थे, और इससे इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ज़्यादा तनाव भी बना हुआ था। तो इसका मेन उद्देश्य ये था कि शस्त्र दौड़ को नियंत्रित किया जाए, यही इस संधि का उद्देश्य था। और मित्रों, इस संधि में ये जो साल्ट फर्स्ट है, इस संधि के अंतर्गत दो संधियां थी। साल्ट फर्स्ट के अंतर्गत जो संधि थी, इसके अंतर्गत दो संधियां की गई थी। एक थी एवीएम व्यवस्था पर नियंत्रण, और दूसरा था जो आक्रामक सामरिक हथियार पर नियंत्रण। मित्रों, एवीएम व्यवस्था पर नियंत्रण मतलब ए फॉर एंटी, बी फॉर बैलिस्टिक, एम फॉर मिसाइल। तो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल जो सिस्टम था, उस पर नियंत्रण करना था। और दूसरा था जो आक्रामक सामरिक हथियार थे, उस पर नियंत्रण करना था। और ये जो संधि है, जो एवीएम संधि है, ये असीमित काल के लिए थी। ये संधि जो थी, ये दोनों देशों के बीच असीमित काल के लिए थी। असीमित काल इसका टाइम पीरियड। और ये संधि जो थी, ये 5 वर्ष के लिए थी। इसका जो टाइम पीरियड था 5 वर्ष, ये असीमित काल के लिए थी। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम पर जो नियंत्रण था, वो असीमित काल के लिए था। और जो आक्रामक सामरिक हथियार पर नियंत्रण की जो व्यवस्था थी, ये संधि 5 वर्ष की थी। और ये जो एवीएम व्यवस्था पर जो नियंत्रण की बात है, मतलब साल्ट के अंतर्गत 2 संधियां की गई थी। एक एवीएम सिस्टम पर नियंत्रण, दूसरा आक्रामक सामरिक हथियार पर नियंत्रण। तो जो एवीएम सिस्टम पर नियंत्रण की बात की गई थी, इसमें जो प्रावधान था, एवीएम व्यवस्था पर जो प्रावधान था, उसमें ये कहा गया
कि ईवीएम के जो प्रावधान थे, यानी ईवीएम व्यवस्था पर नियंत्रण के जो प्रावधान थे उसमें ये कहा गया ईवीएम के प्रावधान, उसमें ये कहा गया कि दोनों महाशक्तियां, ये जो दोनों महाशक्तियां हैं यूएसएसआर और यूएसए, ये एंटी बैलिस्टिक मिसाइल से अपनी सुरक्षा के लिए दो केंद्र रखेंगे। तो जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम पर जो नियंत्रण की बात थी उसमें ये प्रावधान था कि एंटी बैलिस्टिक मिसाइल से ये जो सुपर पावर्स थे वो अपनी सुरक्षा के लिए दो केंद्र रखेंगे। एक केंद्र जो होगा, जो पहला केंद्र होगा वो राजधानी की रक्षा करेगा, राजधानी की रक्षा करेगा, और दूसरा इनके जो आईसीबीएम वाले क्षेत्र हैं, आईसीबीएम वाले जो क्षेत्र हैं, क्षेत्र की रक्षा के लिए रखेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई सुपर पावर दूसरी सुपर पावर पर एंटी बैलिस्टिक मिसाइल से अगर आक्रमण करता है तो राजधानी पर, तो वहाँ पर वो आक्रमण निष्प्रभावी करने के लिए हर सुपर पावर्स अपना एक सुरक्षा तंत्र डेवलप करेगा जो एक राजधानी की रक्षा करेगा, और दूसरा सुरक्षा तंत्र जो होगा वो होगा इनके जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हैं। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ये लोग जहाँ पे रखे हैं अपने देश के अंदर, तो उस क्षेत्र में भी यदि एक सुपर पावर दूसरे सुपर पावर के ऊपर एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम से अटैक करेगा तो वो अटैक जो है फेल कर दिया जाएगा, क्योंकि एक जो सुरक्षा तंत्र है वो आईसीबीएम क्षेत्र की रक्षा करेगा। तो उसमें ये प्रावधान था। और जो दूसरी संधि है इस संधि के अंतर्गत, साल्ट फर्स्ट के अंतर्गत, वो है आक्रामक सामरिक हथियारों पर जो नियंत्रण की बात थी। आक्रामक सामरिक हथियारों पर जो नियंत्रण की बात थी, आक्रामक सामरिक हथियारों पर नियंत्रण, तो इसमें जो था, जो कि साल्ट फर्स्ट के अंतर्गत जो दूसरी संधि है, इसमें इसके अंतर्गत कौन कौन से हथियार आएंगे। इसमें ये था पहला कि जो भूमि आधारित अंतर्द्वीपीय, इसको हम इंग्लिश में लिख देते हैं आईसीबीएम, भूमि आधारित आईसीबीएम, यानी भूमि आधारित जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होगी वो आएगी। भूमि आधारित का मतलब ये हुआ कि उसको ज़मीन पर रख करके उसको मतलब जो लॉन्च किया जाएगा, उसको जो प्रक्षेपित किया जाएगा, तो वही है कि ग्राउंड बेस्ड इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो होंगी वो इस दायरे में आएंगी। और दूसरा जो था वो जो पनडुब्बी प्रक्षेपित
पनडुब्बी प्रक्षेपित जो बैलिस्टिक मिसाइल होगी, बैलिस्टिक मिसाइल, वो आएगी। तो साल्ट फर्स्ट के अंतर्गत जो दूसरी संधि थी वो थी सामरिक हथियारों पर, जो आक्रामक सामरिक हथियार थे जो उन पर नियंत्रण की बात की गई थी। इस कैटेगरी में दो हथियार आते हैं, पहला है भूमि आधारित जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है वो, और दूसरा है जो पनडुब्बी मानी सबमरीन, मतलब जो पानी के भीतर से जिसको प्रक्षेपित किया जाएगा वो बैलिस्टिक मिसाइल इसके अंतर्गत आती हैं। और मित्रों, इस संधि के संबंध में जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बिंदु है कि अमेरिका के, यूएसए के जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे रिचर्ड निक्सन, उन्होंने इस संधि को एक विशेष शब्द से विभूषित किया है, उसको मतलब उसको विभूषित किया है, एक विशेष शब्द दिया है। तो रिचर्ड निक्सन ने साल्ट फर्स्ट ट्रीटी को लिंकेज नाम दिया है। लिंकेज मीन्स कड़ी। रिचर्ड निक्सन ने इसको लिंकेज नाम दिया है। लिंकेज यानी कड़ी। मित्रों, ये क्वेश्चन निकट भविष्य में जरूर पूछा जाएगा। बहुत ही अच्छा इन्होंने इसको एक नाम दिया है या उन्हें संबोधित किया है कि लिंकेज, LINKAGE, लिंकेज मीन्स होता है कड़ी। अब रिचर्ड निक्सन ने साल्ट फर्स्ट को लिंकेज क्यों कहा, यह भी सोचने की बात है। लिंकेज इसलिए कहा क्योंकि मित्रों, जो कोल्ड वार का पीरियड है, दोनों शक्तियां मतलब दोनों सुपर पावर्स थे वो दो ध्रुव पर खड़े थे, वो दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे। और इसीलिए चूँकि देतांत का पीरियड आया जहाँ पर तनाव में कमी होती है, दोनों महाशक्तियाँ एक दूसरे के नज़दीक आती हैं, वो आपस में बैठती हैं, एक टेबल पर बातचीत करते हैं, तो वो नज़दीक आते हैं। इसीलिए रिचर्ड निक्सन ने साल्ट फर्स्ट को लिंकेज नाम दिया, क्योंकि ये एक कड़ी का काम किया। इस संधि ने दोनों देशों को जोड़ने का काम किया, एक प्रकार से कड़ी का काम किया, क्योंकि कोल्ड वार के टाइम में तो संधि होना तो दूर, दोनों एक दूसरे को देखना नहीं चाहते थे, दोनों एक दूसरे को अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानते थे। इसीलिए रिचर्ड निक्सन ने साल्ट फर्स्ट को लिंकेज नाम दिया, कड़ी कहा। और ये जो इन्होंने कड़ी नाम दिया तो ये निकट भविष्य में जरूर पूछा जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है। और मित्रों, अब हम आते हैं अपनी जो दूसरी संधि है आज की, साल्ट सेकंड पर। और मित्रों, ये जो कोल्ड वार का टाइम था, आप यकीन मानिए कि ये युद्ध जैसे दो बच्चों के बीच का युद्ध होता है, किसी चीज़ को लेकर के वो आपस में कहते हैं कि नहीं ये मेरा है, ये मेरा है, तो उसी प्रकार का मतलब खूब एक प्रकार से बात खूब होगी, मतलब एक दूसरे को मतलब इस प्रकार का माहौल बनाएंगे कि लड़ाई अब हो जाएगी तब हो जाएगी, लेकिन हाथापाई नहीं होगी, लेकिन माहौल पूरा बना रहेगा कि अब युद्ध हो सकता है तब युद्ध हो सकता है। स्थिति बिल्कुल तनावपूर्ण रहती है, लेकिन युद्ध होता नहीं है। तो इस प्रकार की घटनाएं आपको गांव में देखने को मिल जाती होंगी। तो ये इसी प्रकार का एक प्रकार से वो था कि तनातनी बहुत होती थी, लेकिन दोनों एक दूसरे को मतलब दोनों महाशक्तियों के बीच कोल्ड वार में प्रत्यक्ष रूप से एक भी गोली इन दोनों के बीच नहीं चली।
यूएसए और यूएसएसआर के बीच एक गोली पूरे कोल्ड वार के पीरियड में इन दोनों के बीच नहीं चली। हालांकि इन दोनों ग्रुपों के बीच, मतलब इनके ग्रुप में जो शामिल देश थे उनके बीच टकराव हुआ, लेकिन जहाँ तक इन दोनों शक्तियों के डायरेक्ट टकराव की बात है तो वो कभी नहीं हुई। पूरे कोल्ड वार टाइम में एक भी गोली इन दोनों के बीच नहीं चली। तो वो उसी प्रकार का युद्ध था कोल्ड वार। तो अब हम आते हैं अपने दूसरी संधि पर, जो कि साल्ट सेकंड है। साल्ट सेकंड स्ट्रेटेजिक आर्म्स strategic arms limitation treaty। सेकेंड 1979। साल्ट सेकेंड स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी 1979। मित्रों, ये संधि जो है 18 जून 1979 को वियना में हस्ताक्षरित की गई। वियना में हस्ताक्षरित की गई और इस संधि पर यूएसए की तरफ से जिमी कार्टर ने हस्ताक्षर किया और यूएसएसआर की तरफ से लियोनिद ब्रेजनेव ने ही हस्ताक्षर किया था। और ये जो संधि है, साल्ट फर्स्ट जो संधि थी वो तो पूरी तरीके से सफल रही, लेकिन जो साल्ट सेकंड संधि है ये असफल हो गई। असफल होने का कारण ये था कि 79 में, जून 79 में वियना में संधि पर हस्ताक्षर होता है और दिसंबर 1979 में जो यूएसएसआर था वो अफगानिस्तान में मिलिट्री हस्तक्षेप कर देता है, सैनिक हस्तक्षेप कर देता है। तो इसीलिए क्या हुआ कि ये संधि असफल हो गई, ये संधि सफल नहीं हुई। तो अभी हम उस पर बाद में आएंगे। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि इस संधि में प्रावधान क्या थे। इस संधि में प्रावधान क्या थे पहले हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद हम अफ़गानिस्तान में जो यूएसएसआर का जो सैनिक हस्तक्षेप था उस पर हम चर्चा करेंगे। तो इसमें जो प्रावधान था साल्ट सेकंड में, इन दोनों महाशक्तियों ने तय किया कि हम तत्काल जो स्ट्रेटेजिक मिसाइल बम्बर्स हैं स्ट्रेटेजिक मिसाइल जो बम्बर हैं उनकी संख्या हम 2400 कर देंगे। 2400 कर देंगे। उसमें प्रावधान ये था स्ट्रेटेजिक मिसाइल बम्बर्स मतलब सामरिक प्रक्षेपास्त्र बमवर्षक। जो स्ट्रेटेजिक मिसाइल बम्बर का मतलब हिंदी में होगा सामरिक प्रक्षेपास्त्र बमवर्षक जो होंगे
वो संख्या हम लोग 2400 निर्धारित कर देंगे और 1981 तक इसकी संख्या घटा करके 2250 कर देंगे। और 1981 तक हम इसकी संख्या घटा करके 2050 कर देंगे। और दूसरा प्रावधान जो था कुछ अन्य जो शस्त्र थे उनको घटाने की बात थी, घटाने का प्रावधान था। और जो तीसरा जो वो प्रावधान था उसमें कुछ विशेष प्रकार के मिसाइल थे, उसमें कुछ विशेष प्रकार के मिसाइल थे, उनकी संख्या को कम करना था। मिसाइल की संख्या को कम करना था। तो ये इसके कुछ प्रावधान थे साल्ट सेकंड संधि के। और अब हम आते हैं जो कि इस संधि की असफलता का कारण था, जिसकी वजह से ये संधि बिल्कुल असफल हो गई। पहली तो सफल रही लेकिन सेकंड वाली बिल्कुल असफल हो गई। तो उस असफलता के पीछे का कारण क्या था, अब हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो उसका मेन कारण ये था कि चूंकि यह संधि 18 जून 1979 को 1979 को वियना में हस्ताक्षरित की गई और अभी संधि को हस्ताक्षरित किए हुए 4-5 महीना ही बीता था कि यूएसएसआर ने बहुत ही एक प्रकार से गड़बड़ स्टेप लेते हुए, हालांकि वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रख करके सही स्टेप था उनका रहा होगा, और 25 दिसंबर 1979 को यूएसएसआर ने अफगानिस्तान में सैनिक हस्तक्षेप कर दिया। और जब 25 दिसंबर 1979 को यूएसएसआर ने अफगानिस्तान में अपनी आर्मी भेज दी, वहाँ पर सैनिक हस्तक्षेप कर दिया, तो जो संधि बड़े ही एक अच्छे माहौल में की गई थी, तो जो पूरा का पूरा माहौल था दोस्तों वो उसी प्रकार से तनावपूर्ण हो गया। और यहीं से जो देतांत का पीरियड है 79 से, इस घटना की वजह से वो समाप्त हो जाता है। जो दोनों देशों के बीच नज़दीकी थी, एक प्रकार का मित्रता का माहौल था, वो ख़त्म हो जाता है और तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो जाती है। और 79 से ही एक न्यू कोल्ड वार की शुरुआत हो जाती है। इसी 79 से न्यू कोल्ड वार की शुरुआत हो जाती है। हालांकि हमारा आज का टॉपिक साल्ट फर्स्ट एंड साल्ट सेकेंड ट्रीटी है। कोल्ड वार का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और एक बहुत ही व्यापक टॉपिक है, बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है। तो इस पर मित्रों हम अपने सेपरेट वीडियो लेक्चर में कभी चर्चा करेंगे। तो आज चूँकि साल्ट सेकंड संधि की असफलता का मेन कारण यह था और इसीलिए मैं इसकी एक संक्षिप्त चर्चा कर दे रहा हूँ। और 79 से ही एक न्यू कोल्ड वार की शुरुआत हो जाती है, या उसको आप द्वितीय कोल्ड वार भी कह सकते हैं। तो इसीलिए साल्ट सेकंड संधि असफल हो जाती है और पूरा का पूरा माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। और जो 1969 से 1979 तक लगभग 10 वर्षों तक का जो एक दोस्ताना माहौल था, जो दोस्ताना रिश्ते थे, वो क्या हुआ कि फिर
शत्रुतापूर्ण रिश्ते में बदल जाते हैं और पूरा का पूरा जो इंटरनेशनल माहौल है उसी प्रकार से तनावपूर्ण हो जाता है। तो इसीलिए हमने इसकी संक्षिप्त चर्चा कर दी। और मित्रों, जो ये साल्ट-सेकंड संधि है, जो ये साल्ट-सेकंड संधि है, तो इस संधि पर हस्ताक्षर यूएस प्रेसिडेंट जिमी कार्टर ने किया था। और जिमी कार्टर ने इस संधि के संबंध में ये कहा, साल्ट-सेकंड के संबंध में, साल्ट-सेकंड के संबंध में जिमी कार्टर ने ये कहा कि ये शांति के युद्ध में, जिमी कार्टर ने ये कहा कि यह संधि शांति के युद्ध में एक विजय है, एक विजय है। साल्ट-सेकंड संधि को जिमी कार्टर ने शांति के युद्ध में एक विजय कहा है। इसलिए एक विजय कहा क्योंकि जो देतांत के टाइम में जो दोनों महाशक्तियां एक दूसरे के नज़दीक आई, शांति स्थापित करने की जो कोशिश की गई, तो उसी के क्रम में ये एक प्रकार का बहुत ही पॉजिटिव संधि थी, बहुत ही पॉजिटिव एक्शन था। इसीलिए उन्होंने कहा कि जो शांति का युद्ध है, जो हम लोग शांति स्थापित करने के लिए जो प्रयासरत हैं, तो उस प्रयास में ये एक विजय है। तो यहाँ पर दो बड़े ही इम्पोर्टेंट पॉइंट हुए कि जो साल्ट-फर्स्ट संधि थी उसको रिचर्ड निक्सन ने लिंकेज कहा, और साल्ट-सेकंड संधि को जिमी कार्टर ने शांति के युद्ध में एक विजय कहा। तो ये भी पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछने लायक भी है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि निकट भविष्य में ये पॉइंट जो हैं ज़रूर एग्ज़ाम में पूछे जाने चाहिए और उनके पूछे जाने की पूरी संभावना है। और अभी तक जहाँ तक हमारी जानकारी है ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, और इसीलिए मोस्ट प्रोबेबल ये है कि निकट भविष्य में ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। तो मित्रों, आज हमने साल्ट-फर्स्ट और साल्ट-सेकंड संधि कोल्ड वार के टाइम में किस प्रकार से संपन्न होती हैं, किस प्रकार से दोनों देश देतांत के टाइम में एक दूसरे के नज़दीक आते हैं और वो एक टेबल पर बैठते हैं, डिस्कशन करते हैं, और ये कुछ महत्वपूर्ण संधियां होती हैं जो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण थी। उसमें से पहली सफल होती है, दूसरी असफल हो जाती है, दूसरी क्यों असफल हुई इसकी भी हमने चर्चा कर दिया। तो मित्रों, आज हमने इन चीज़ों पर विस्तार से चर्चा किया, और तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद, गुड नाइट, और अगले वीडियो लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। बाय।